अच्छा, ऑनलाइन में जो लोग हैं इनको आवाज और स्क्रीन आ रही है? अच्छा, एक ही है उकबा नसीब। यार जरा कंफर्म कर दो, ऑनलाइन वाले जो है आपको आवाज और स्क्रीन आ रही है या नहीं? मैं अपने मोबाइल से लॉग इन हो जाता हूँ, मुझे पता चल जाएगा आवाज स्क्रीन आ रही है कि चैट में मैसेज आ गया। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, सो ये एक फॉर्मेट मैंने आपसे शेयर किया था जी। इसमें क्या है, इसमें बस ये बताया हुआ है कि टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, पिछली 3 अटेम्प्ट्स का ही एनालिसिस है, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यू विल बी फेसिंग अ न्यू बॉल एवरी टाइम। तो ऐसा नहीं है कि पिछले पेपर से कुछ ऐसा निकल आएगा कि आप ये फोरकास्ट कर लें कि इस दफा क्या टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो रेपिटेशन भी हो सकती है। आई गैप ने बड़ी दफा सवाल रिपीट भी किए हैं, थ्योरेटिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्पेशली। तो ये सिर्फ एक आपके गाइडेंस के लिए है कि इनकम टैक्स का पोर्शन जो है वो यूजुअली जो पहले सवाल होते हैं स्टार्ट में, ये जैसे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो ये पिछली अटेम्प्ट्स के अंदर इस तरह ये पहले सवाल जो है वो इनकम टैक्स के होते हैं, उसके बाद सेल्स टैक्स, और फिर आखिर में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और एथिक्स इसके ऊपर क्वेश्चन होता है। जो ब्रेकअप है मार्क्स का वो इसी कलर स्कीम के साथ ये नीचे लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट आपके सिलेबस का जो जनरल प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, एथिक्स है, इसमें इतने मार्क्स हैं, इनकम टैक्स में 60 से ज्यादा हैं और सेल्स टैक्स में 30 से ज्यादा हैं, अराउंड 30 मार्क्स हैं। तो ये एक ब्रेकअप है, दिस इज जस्ट फॉर जनरल गाइडेंस। तो यहाँ से समझ ही आता है कि इनकम टैक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। लेकिन ये शॉर्ट एरिया और इजी एरिया होने के बावजूद इसमें 8 नंबर पड़े हुए हैं। हाँ, पिछली 3 अटेम्प्ट से तो सॉरी, यहाँ पे 8 मार्क्स हैं, यहाँ पे भी 8 हैं और यहाँ पे भी 8 हैं। तो इसका मतलब ये बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स हो सकते हैं आपके लिए, अगर आपके पिछले सेगमेंट्स के अंदर कोई स्कोर अगर आप अच्छा करने में कामयाब नहीं होते तो आपको जो पासिंग मार्जिन है वो फिर यहाँ से मिल सकता है। ये हमारा स्केड्यूल होगा जी। आज हमने बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और एथिक्स के ऊपर, चैप्टर 1 से 3 जो है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और साथ में जो पास पेपर्स के अंदर टेस्टिंग हुई हुई है उसको भी साथ में हम डिस्कस कर लेंगे। सो आई विल बी फॉलोइंग माय नोट्स, और जो आपके ये जो स्टडी टेक्स्ट है इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लेके चलेंगे ताकि स्टडी टेक्स्ट में से भी कोई चीज मिस ना हो, और नोट्स चूंकि आप उससे कन्वर्सेंट हैं तो वो जरा आसानी हो जाएगी आपके लिए चीजों को रिकॉल करने में। सो चैप्टर 1 ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है हमेशा से। इसके अंदर सिंपली जो अगर मैं हेडिंग्स को एक एक करके डिस्कस करता जाऊँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स लॉ, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, नॉन रेवेन्यू डेवलपमेंट। तो ये हमने 3 चीजें पढ़ी हुई हैं कि टैक्स लगाने के ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉज, ये कुछ हेडिंग्स हैं, इसको गो थ्रू भी करते जाते हैं साथ साथ। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ऑफ टैक्सेशन ऑब्जेक्टिव्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ये बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर छोटा सा सवाल एग्जामिनर बिल्कुल दे सकता है कि पैसा कमाने वाले ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टैक्स किस वजह से लगाता है, और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़ के देखे होंगे। आई थिंक अभी तो ये सिलेबस का बिल्कुल एंड है, तो आपको आइडिया मिल गया है कि एग्जाम्पशन किस वजह से दी जा सकती हैं। किसी भी इनकम को या उसको प्रमोट करने के लिए एग्जाम किया जा सकता है। इसी तरह डिडक्शंस के अंदर, डिडक्टेबल अलाउंसेस के अंदर बहुत सारी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हम डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ कर देते हैं, किसी भी आउटफ्लो को इनकरेज करने के लिए टैक्स क्रेडिट्स अलाउ कर देते हैं। किसी इंडस्ट्री को एग्जाम्पशन दे सकते हैं क्योंकि आप उस इंडस्ट्री को वो करना चाहते हैं, फ्लरिश करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इसमें अगर अब इसमें होगा ये रिवीजन सेशंस के अंदर जिस एरिया को मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, अगर उसमें आपका कोई सवाल है, आपको पढ़ते हुए कोई आया, तो आपको सवाल पहले से मालूम होना चाहिए ताकि आप जो ही वो एरिया सामने आए तो आप वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकें। सो रेवेन्यू नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, आई बिलीव ये इस पे कभी भी मुझे क्वेश्चन नहीं आया, तो इट मीन्स
मतलब स्टूडेंट ने कभी रिवर्स क्वेश्चन नहीं किया, तो आई थिंक ये एरिया अंडरस्टैंडेबल है। टैक्सेस एज मींस ऑफ डेवलपमेंट, टैक्सेस को किस तरह डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आई के अपने प्रीवियस एक अटेम्प्ट के अंदर पूछा हुआ भी है। सो ये आपकी स्प्रिंग 2021 की अटेम्प्ट है, स्प्रिंग 2021 की अटेम्प्ट है। इसमें ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आया है कि टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग tools, revenue yielding tools of government of modern ages, since any state any 5 ways by which taxes may be used for development of the country, or list 6 types of taxes which are covered within the legislative powers of provinces। ये चैप्टर सेकंड के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो आपने सिंपली ये बताना है कि डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। सो गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट के लिए टैक्सेस जब लगाती है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आपने टैक्स फ्री जोन कर दिया किसी एरिया को, तो इसका मतलब वहां पे इंडस्ट्री डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। टैक्सिंग द रिच एट हायर रेट्स एंड टैक्सिंग द लो इनकम ग्रुप्स एट लोअर रेट्स। सिंपल पॉइंट्स, सो यू कैन जस्ट रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। तो मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा, ठीक है। सो आपका जहाँ पे कोई सवाल होगा उसको हम आंसर कर लेंगे। ऑनलाइन में भी आप चैट में पूछ लेना, या अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके आप पूछ लेना क्वेश्चन जहाँ पे हो। बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉज, अगेन ये भी सिंपल हेडिंग्स हैं जी, आई विल नॉट रीड देम, ये आपको पढ़ के समझ आना चाहिए। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो वो मैं आंसर कर दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज, ये भी स्लाइड से भी हमने कवर किया हुआ था, और यहाँ पे भी सिंपल कुछ बातें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन किसी का हो तो भाई हाथ हाथ उठा के मुझसे पूछ लेना आपने। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टैक्सेशन लॉज ऑफ पाकिस्तान, सो ये तो अब खैर अब आप इसके आगे पीछे सब कुछ जान चुके हैं। इनकम टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, स्पेसिफिकली कस्टम्स ड्यूटी जो है वो बॉर्डर क्रॉस जब आप करता है आपका सामान या आपकी सर्विसेज, तो उस वक्त ये लगती है। बाकी टैक्सेस जो है वो उनकी डिटेल हम काफी डिटेल में देख चुके हुए हैं। किसी का सवाल है तो पूछते जाओ। हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन लॉस, कब कब कौन सा एक्ट बना और कौन सा ऑर्डिनेंस इशू हुआ, तो ये कुछ स्लाइड पे मैंने डेट्स अलग करके लिखी हुई थी, वो डेट्स ध्यान में रखें और थोड़ी सी स्टोरी बना दें इसकी, ठीक है जी। सो इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो ऑलरेडी स्टडी टेक्स्ट में ही हाईलाइट हुई हुई है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स लॉज क्या हो सकते हैं। बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। टाइप्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये कुछ बेसिक सवाल वो आपसे पूछ सकता है। सो चैप्टर 1 इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ सिंपल चैप्टर, और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं जो एग्जामिनर के यूजुअली कमेंट्स होते हैं वो इस एरिया के ऊपर यही होते हैं कि स्टूडेंट, तकरीबन सभी स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर अच्छे तरीके से आंसर किया है इसमें जब भी सवाल आता है। तो जैसे ये वाला एरिया है तो इसके ऊपर जो एग्जामिनर का कमेंट है यूजुअली वो इसी किस्म के ही हैं कि गुड परफॉर्मेंस वाज नोटेड इन दिस क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के अंदर कोई एज सच मसाइल का सामना स्टूडेंट को होता ही नहीं है। अच्छा जी, हम चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर 2 जरा टेक्निकल है आउट ऑफ ऑल दीज फर्स्ट 3 चैप्टर्स। चैप्टर सेकंड थोड़ा सा टेक्निकल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से मुतालिक है। अच्छा, जो इन चैप्टर से मुतालिक जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके दी हुई है वो मैं ऐसा करूंगा कि जब इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो वो अगर चैप्टर किसी ने रिवाइज करना हो पूरा तो फिर वहां से उस वीडियो से वो कर सकता है। चैप्टर सेकंड इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है दिस इज अबाउट आईने पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान में क्या तरीकेकार लिखे हुए हैं बजट बनाने के, उस बजट को अप्रूव करने के, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के, एक्ट और ऑर्डिनेंस बनाने के, तो वो उनका जिक्र है इसके अंदर। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे आपने इसको इंपॉर्टेंस देनी है, जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है। यानी आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि सूबा कौन सा कानून कौन से टैक्सेस के ऊपर कानून बना सकता है, और इसी तरह वफाक कौन से टैक्सेस के ऊपर कानून बना सकता है। सो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कि वफाकी हुकूमत कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है और सूबाई हुकूमत कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी सीक्वेंस में हम डिस्कस करते जाएंगे तो वो सामने आ जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। क्विक रिव्यू इसका ये है कि मैंने आपको इसके ऊपर एक वो वीडियो में मैंने सारा लिख के एक्सप्लेन किया हुआ है कि होगा ये कि आपका वफाकी हुकूमत जिस वक्त सारा रेवेन्यू इकट्ठा कर लेगी तो वो खर्च तो डेफिनेटली सूबों के जुरिस्डिक्शन में जाके होना है। तो उस वो जो वफाकी हुकूमत जो पैसा इकट्ठा करती है उसमें सूबों का कुछ शेयर अलहदा किया जाता है।
वो शेयर अलहदा करने का तरीका ये होता है कि जो वफाकी हुकूमत का वजीर खजाना है वो सूबाई हुकूमत के वजीर खजाना इनके साथ बैठेगा, और साथ में कोई और लोग भी ऐड किए जा सकते हैं जो जो कि प्रेसिडेंट कह दे। ठीक है। सो इसमें क्या है कि आपका जो जो फेडरेशन का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो होगा, सो फेडरेशन का फाइनेंस मिनिस्टर और प्रोविंसेस के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ये प्रोविंस 1 2 3 4, तो ये सब लोग इकट्ठे बैठ जाएंगे। इसको हम इस कमेटी को कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन होगा, ये प्रेसिडेंट बना देता है। और इसमें कोई और बंदा भी ऐड किया जा सकता है जो गवर्नर ऑफ एनी प्रोविंस कहे, जो सूबे का गवर्नर कहे जी इसको भी ऐड कर लो। तो ये नेशनल फाइनेंस कमीशन बेसिकली क्या करेगा कि सूबों के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है रेवेन्यूज की वो उसके ऊपर सिफारिशात पेश करेगा, और वो जो सिफारिशात पेश की जाएंगी उसके मुताबिक फिर सूबों के दरमियान वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। इसमें जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है ये जिस वक्त अपनी सिफारिशात पूरी कर लेता है इसको बोलते हैं एनएफसी अवार्ड। ठीक है। सो एनएफसी अवार्ड हर 5 साल बाद रिव्यू किया जाता है, और हर 5 साल बाद जब रिव्यू किया जाएगा तो एनएफसी के अंदर सिर्फ इंक्रीज किया जा सकता है, उसको डिक्रीज नहीं किया जा सकता। जो एनएफसी अवार्ड के अलावा सूबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन होनी होती है उसमें अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर चला जाऊं 1 मिनट में, तो यहाँ पे एक और हेडिंग लगी हुई है जो कि तो नेशनल फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, ये नेशनल फाइनेंस कमीशन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें गैस वर्क ये भी कर सकता हूँ कि चूंकि पिछली कुछ अटेम्प्ट से ये नहीं पूछा है एग्जामिनर ने, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज है, तो इसलिए नेशनल फाइनेंस कमीशन वाला जो हेडिंग है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। अच्छा, इसमें एक हेडिंग है नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अगेन इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम होता है कि प्रॉब्लम से मुराद ये है कि बेसिस यही है कि आपके जो फॉर एग्जांपल गैस किसी इलाके से अगर निकल रही है तो वो इलाका डेफिनेटली किसी सूबे में वाक़ है, तो अब उस सूबे से आप गैस निकालेंगे लेकिन वो इस्तेमाल तो पूरे मुल्क में होगी, तो और रेवेन्यू भी पूरे कंट्री से उसके ऊपर जनरेट होगा। तो अब वो उस जिस इलाके से वो गैस निकली है सबसे पहले हक उनका है कि वो पैसा उनकी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो। तो इसलिए यहाँ पे आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि आप जिस वक्त नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट होगी किसी जगह से, एक्सप्लोर होगी और एक्सट्रैक्शन होगी उसकी, तो उसके ऊपर 2 किस्म की ड्यूटीज, एक लिखा हुआ है यहाँ पे फेडरल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, यानी कि एक्साइज ड्यूटी की बात हो रही है, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ होगा रॉयल्टी। तो रॉयल्टी जिस इलाके से वो वेल आपने एक्सप्लोर किया वहां पे जब आप राइट देते हैं किसी कंपनी को कि जी आप आके एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोरेशन कर लें, तो वो कंपनी जो कंसिडरेशन पे करेगी उस इलाके के मालिक को, वो दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। ठीक है। सो फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी कलेक्ट की जाती है जिस वक्त वो गैस एक्सट्रैक्ट होगी, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी होगी, और जिस वक्त वहां से एक्सट्रैक्शन की जाएगी तो उस जगह की रॉयल्टी भी पे की जाएगी। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ ये है इस हेडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चीज कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो होगी और जो रॉयल्टी है उस जगह की, वो किसका हक है, वो हक है उस सूबे का जहां से वो निकाला जा रहा है, गैस एक्सट्रैक्ट की जा रही है। द नेट प्रोसीड्स ऑफ फेडरल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन नेचुरल गैस लेविड एट वेल हेड। वेल हेड से मुराद ये है कि वो जो कुआं जो दरियाफ्त हुआ है जहां से वो गैस एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो वहां पे उस जितनी गैस एक्सट्रैक्ट होती है उसकी क्वांटिटी की बेस के ऊपर पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, उसका रेट डिफाइन करके। सो वो वेल हेड के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी वो collected by the federal government, and the royalty collected by federal government shall not form part of federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the wellhead of the natural gas is situated। ठीक है। सो जहां पे वो कुआं मौजूद है, आप इस इन दोनों टैक्सेस को जिनका नाम फेडरल एक्साइज ड्यूटी और रॉयल्टी है, इसको सीधा उस सूबे को अदा करेंगे, इसको फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं लेके जाएंगे। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड याद है ना, स्टेट बैंक के पास वफाकी हुकूमत का एक अकाउंट है जहाँ पे सारे टैक्सेस इकट्ठे होते हैं। The net proceeds of federal duty of excise levied on oil levied at wellhead, again फिर ये वही बात हो रही है कि अगर ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रही है तो फिर वो भी उसी सूबे का ही हक है उसके ऊपर रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट अर्नड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑन एनी undertaking established or administered by federal government
फ्रॉम बल्क जनरेशन ऑफ पावर एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। यहां तक जरा इस सेंटेंस को समझ लें। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से क्या मुराद है? पन बिजली घर, यानी कि पानी से जो बिजली बनाने वाला बिजली घर है। सो वो पावर हाउस जो कि पानी से बिजली बनाता है। और वो पावर हाउस, उस पावर हाउस की बात हो रही है जिसकी मिल्कियत किसके पास है? वफाकी हुकूमत के पास है। तो वफाकी हुकूमत ने कोई पावर हाउस बनाया हुआ है जो कि पानी से बिजली बनाता है, और वो पावर हाउस जिस सूबे में भी सिचुएटेड है, तो उस पावर हाउस से जो भी प्रॉफिट्स अर्न किए जाएंगे, वो प्रॉफिट जो है वो उस सूबे को दिए जाएंगे, क्योंकि उसकी जगह से वो रेवेन्यू अर्न किया जा रहा है। सो net profits earned by federal government or any undertaking established or administered by the federal government from bulk generation of power at hydroelectric station shall be paid to the province in which the hydroelectric station is situated. यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है। मैं ये इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि इसको अपने अल्फाज में आपने बयान करना है, तो आपको पहले मीनिंग तो समझ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये बेसिकली इस नेट प्रॉफिट को एक्सप्लेन किया हुआ है। The purpose of this clause, net profit shall be computed by deducting from the revenues. Revenues जो भी अर्न होंगे, वो बिजली बनाएंगे और आप उसको सेल करेंगे, तो उससे जो रेवेन्यूज अर्न होंगे उसमें से क्या चीज माइनस करनी है? Shall be computed by deducting from the revenues accruing from the bulk supply of power from the bus bars of the hydroelectric power station at the rate to be determined by the Council of Common Interest. पहले यहाँ तक जरा समझ लें बात को। वो ये है कि आप जिस वक्त इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करते हैं ना किसी पावर प्लांट के ऊपर, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आईएसको वाला बिजली का मीटर आकर लगा देता है, और बिजली के मीटर के आगे फिर दो तार आप अपने घर की वायरिंग के लगा देते हैं, वहां से फिर आपके, यानी एक बॉर्डर लाइन डिफाइन करना जरूरी है कि यहाँ तक बिजली पहुंचाने में आईएसको का रोल है, यहाँ से आगे ले जाने में आपका अपना रोल है, आप अपनी तार लगाएंगे और जैसे भी उसको आगे इस्तेमाल करना है कर लें। तो इसी तरह जब पावर जनरेशन कंपनी जिस वक्त पावर जनरेट करती है, तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसमिशन कंपनी आती है बीच में। ट्रांसमिशन कंपनी वो होती है जो ये जो हाईवेज के ऊपर बड़े वाले खंबे आपने लगे देखे होंगे ना, तो वो ट्रांसमिशन कंपनी होती है जो पावर हाउस से बिजली लेती है और आगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक, आईएसको तक पहुंचाती है। तो इन लोगों को भी डिफाइन करना पड़ता है, अच्छा भाई कहाँ तक आप बिजली लेकर आओगे और कहाँ से हमने आगे लेकर जानी है, ठीक है। सो वो जो टर्मिनल्स होते हैं ना, जहां तक पावर हाउस कहता है जी यहाँ तक मैं बिजली लेकर आऊंगा, यहाँ से आगे आप अपना तार लगाएंगे और फिर ट्रांसमिशन कंपनी वो बिजली ट्रांसपोर्ट करेगी। फिर ट्रांसमिशन कंपनी भी आगे डिफाइन करती है जी मैं यहाँ तक बिजली लेकर आऊंगा, और उससे आगे आईएसको ले जाएगा मेरे से बिजली, और इसी तरह आईएसको से आगे फिर वो बिजली का मीटर लगा होगा तो फिर वहां से आगे। तो इसी तरह जो पावर जनरेशन कंपनी ने जहां तक लेकर आना होता है ना बिजली को, उसको वो दैट इज प्रैक्टिकली अ बार जिसके ऊपर कुछ टर्मिनल्स लगे हुए होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ बस बार। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, टेक्निकल टर्म है ये बस बार की। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि पावर जनरेशन कंपनी ने जिस वक्त बिजली बना ली, तो वो जहां तक बिजली लेकर आएगा दैट इज कॉल्ड द बस बार। वहां तक बिजली आ गई, उसके आगे ट्रांसमिशन कंपनी ले जाएगी ना। यहाँ तक जो बिजली बनी है इसकी एक वो रेट कैलकुलेट किया जाएगा, टैरिफ कैलकुलेट किया जाएगा कि एक यूनिट कितने का ये बेच रहा है, ठीक है। सो वो जो रेट है वो कौन डिटरमिन कर रहा होगा? वो पाकिस्तान के अंदर एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सारे सूबों की नुमाइंदगी है, कि जिसमें वो जाहिर सी बात है वो बिजली तो फिर सारे मुल्क में जिधर भी जा रही है, तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये डिसाइड करते हैं इकट्ठे बैठ के कि भाई इस बिजली का रेट क्या होगा कि जो इस पावर हाउस को दिया जाएगा। तो पहली चीज क्या डिटरमिन करनी जरूरी थी? ये डिटरमिन करना जरूरी था कि उस पावर हाउस के पास पैसे कितने आएंगे। वो रेवेन्यू कैसे डिटरमिन किया जाएगा? वो यूनिट जो बिजली के यूनिट का रेट डिफाइन करेगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने यूनिट वो बना रहा है उसके साथ, तो ये क्या बन गया उसका रेवेन्यू। अब इसमें से माइनस करना है आपने क्या? द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेशन, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। सो रेवेन्यू, सो दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिखी हुई, एक है रेवेन्यू और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो ये रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसका जो डिफरेंस होगा वो फिर क्या बन जाएगा? वो नेट प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है जी। सो ये जो नेट प्रॉफिट है ये कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यूज जो कि डिटरमिन किए जाएंगे बाय डिटरमिनिंग अ रेट। जो रेट कौन डिटरमिन करेगा? बिजली का रेट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। वो रेट को मल्टीप्लाई करेंगे जितने यूनिट उसने बनाए हैं, तो वो बन जाएगा उसका रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेशन जिसमें क्या चीजें शामिल है? एनी सम्स
पेबल एज टैक्सेस, ड्यूटीज, इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ एक्सपेंसेस के आइटम्स लिखे हैं। तो ये एक्सपेंसेस इसमें से माइनस किए जाएंगे और एक नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। वो नेट प्रॉफिट किसकी आमदनी तस्वर किया जाएगा? उस प्रोविंस की जहां पे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगाया गया है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है उसकी एक खूबी ये भी होनी चाहिए कि वो किसकी और मिल्कियत में हो? वफाकी हुकूमत की। तो अगर वो कोई प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। वो तो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेगी, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। ठीक है। सो नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसको जरा समझ लें पहले तो, फिर उसके बाद इसको आपने तैयार करना है। प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड फॉर बिलिंग फॉर बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच प्रोविंसेस आर इंटरेस्टेड। कोई भी ऐसा लॉ पास करना है अगर आपने, तो वो किसी कागज पर लिखकर पेश किया जाता है, जिसको बिल बोलते हैं। ये हमने पहली क्लास में ये चीज डिस्कस की थी कि बिल पेश होगा असेंबली में और फिर उसके बाद वो अप्रूव किया जाएगा। तो वो जो बिल पेश करना है आपने, अगर वो बिल किसी भी सूबे की टैक्सेस को अफेक्ट करता है किसी भी तरीके से, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट से उसकी इजाजत मांगनी पड़ेगी। उसके बगैर आप नहीं ला सकते। प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन, सूबों को ये इख्तियार दिया गया है कि प्रोफेशंस जो हैं जितने भी, उनके ऊपर मतलब स्किल बेस्ड जो आमदनी वाले काम है, तो वो जो प्रोफेशंस हैं उनके ऊपर टैक्सेस जो है वो सूबा लगा सकता है। तो सूबे जो है एक प्रोफेशनल टैक्स के नाम से एक टैक्स लगाते हैं जो कि प्रोफेशनल्स के ऊपर ही लगता है और वो अपनी आमदनी के ऊपर वो टैक्स अदा करते हैं। ग्रांट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, ये अगेन हमें पता ही है कि ग्रांट्स क्या था कि बजट के अंदर जितने भी हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस होते थे, हर हेड ऑफ एक्सपेंस को टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं कि ग्रांट, हुकूमत ने ग्रांट मंजूर कर दी, यानी कि उस हेड ऑफ एक्सपेंस में एक्सपेंस अलाउ कर दिया। तो ये बेसिकली ग्रांट्स के ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम टैक्सेशन, कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज जो है उनके ऊपर टैक्सेशन नहीं लगाई जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट शैल नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी in respect of its property or income be liable to taxation under Act of Provincial Assembly and subject to clause 2 of provincial government shall not in respect of property or income be liable to taxation under Act of Majlis-e-Shura। तो ये एक रेसिप्रोकल प्रोविजन है कि ना वफाक सूबे की इनकम पे टैक्स लगाए और ना सूबा वफाक की इनकम के ऊपर टैक्स लगाएगा। If a trade or business of any kind is carried on by or on behalf of government of any province outside the province, that government may in respect of any property used in connection with, so ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, हमने एग्जाम्पशंस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है इस वीडियो के अंदर, कि अगर सूबा कोई आमदनी अर्न करता है अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर, तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। अच्छा जी, पावर ऑफ मजलिस शूरा टू इम्पोज टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन कॉर्पोरेशंस, पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है कि जो कंपनीज या कॉर्पोरेट एंटिटीज बन जाती हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, बेशक वो हुकूमत की मलकियत भी हो। तो ये जी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था कि पावर ऑफ फेडरेशन टू लेजिस्लेट टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको आपने खास तौर पे तैयार करना है। थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है इस अटेम्प्ट में कि वफाकी हुकूमत कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है। ठीक है जी। और इसी तरह आगे एक लिस्ट दी हुई है पावर्स ऑफ प्रोविंसेस टू लेजिस्लेट टैक्सेस, के सूबाई हुकूमत कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है। पिछली 3 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन टेस्ट भी हुआ है। लिस्ट 6 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड विद इन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रोविंस। ठीक है जी। तो इसका आंसर यही है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, जो इसके मेन एरियाज हैं, यानी कि बजट कैसे बनता है और बजट के केस में क्या होता है, उसके लिए मैंने आपसे लिंक में वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा। इसमें बस याद ये रखना है कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं, यानी कि वफाकी हुकूमत जैसे कानून बनाती है वर्सेस सूबाई हुकूमत कैसे कानून बनाती है, उन दोनों में प्रोसेस सेम ही है। सिर्फ फर्क मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि वफाकी हुकूमत में प्रेसिडेंट होगा और सूबाई हुकूमत में गवर्नर होगा। वफाकी हुकूमत के पास चीफ प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चीफ मिनिस्टर होगा। इसी तरह वफाकी हुकूमत के पास नेशनल असेंबली है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पास प्रोविंशियल असेंबली है। वफाकी हुकूमत के पास एक अपर हाउस भी होता है नेशनल असेंबली से ऊपर, जिसको सेनेट बोलते हैं। सेनेट की बॉडी जो है वो प्रोविंस में एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी रीजन मैंने आपको ये बताई थी कि चूंकि जिस वक्त पॉपुलेशन बेस्ड इलेक्शंस होते हैं, सीट्स असाइन होती हैं, तो फिर पंजाब की सबसे ज्यादा सीटें बन जाती हैं नेशनल असेंबली में। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक सेनेट की बॉडी ऊपर बनाई जाती है, ताकि उसमें सूबों की बराबर नशिस्तें होती हैं। तो फिर वो कोई भी कानून अगर पास करना हो तो सूबे को वहां पे
ये चांस मिल जाता है कि वो अपने आप को कवर कर सके। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो प्लीज पूछें। अभी मेरे पास चैट में कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके जी। अस्सलाम एथिक्स। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पॉइंट आर्टिकल 161 था हाँ सर, इसमें एक्सप्लेनेशन के अंदर उसने लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ ऑब्सोलीन्स, इस तरह करके कुछ टर्म इसने यूज किया सर, बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखी है इसने। ठीक है, सर इसका वो क्या एक्सप्लेन मतलब कर है? दूं? जी सर वो बता दें थोड़ा। मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन है ऑनलाइन में वो ये कि ये जो भी हमने नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक डिस्कस किया, तो यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, एलिमेंट्स ऑफ ऑब्सोलिसेंस। ठीक है जी। सो ऑब्सोलिसेंस बेसिकली हम किसको कहते हैं? ऑब्सोलीट हो जाना। ऑब्सोलीट से मतलब ये कि कोई चीज इस्तेमाल के काबिल नहीं है। वैसे वो ठीक है, वैसे वो फॉर एग्जांपल आपके पास एक टाइपराइटर है, वो ठीक है, लेकिन वो ऑब्सोलीट हो चुका है। वो राइजुल वक्त तरीकेकार में जो है इस्तेमाल नहीं होता। अब आप प्रिंटर से प्रिंट आउट लेते हैं, टाइपराइटर से नहीं लेते। सो ऑब्सोलिसेंस का मतलब किसी चीज का नाकाबिले इस्तेमाल हो जाना, इस वजह से कि कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसी आ गई है या आपके बाकी सिस्टम्स इतने अपग्रेड हो गए हैं कि अब आप वो यूज नहीं कर। फॉर एग्जांपल विंडोज 98 अभी भी ठीक काम करेगा पुराने सिस्टम्स के ऊपर, लेकिन अब अगर आप उसके ऊपर एक्सेल चला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना चाहेंगे, नहीं चलेगा। तो हम विल से कि ये ऑब्सोलीट हो चुका है। तो कोई भी आइटम, कोई भी एसेट आपने अगर खरीदा हुआ है और वो आपके इस्तेमाल में है, तो फिर उसकी कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करने का तरीका जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। लेकिन अगर आप एक एसेट को अभी डेप्रिसिएट कर रहे थे, पहले साल इस्तेमाल किया आपने, आपने कहा जी 10% से डेप्रिसिएट एक्सपेंस आउट हो गया, लेकिन अगले साल ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई कि आपका वो एसेट अब इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, तो फिर अब उसको आप क्या बोलेंगे कि वो अब ऑब्सोलीट हो गया है। ठीक है। और अगर ऑब्सोलीट हो गया है तो फिर उसको फॉरन एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मजीद कारोबार के लिए कोई भी इनकम जनरेट करने में इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। तो फिर जो फर्ज करें 100 का एसेट था, आपने कहा कि जी ये इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी लेट से 5, तो 95 होगी डेप्रिसिएबल वैल्यू। 95 में से आपने किसी भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था उससे एक्सपेंस आउट कर दिया डेप्रिसिएशन पहले साल में, लेकिन दूसरे साल में अब जो बाकी कॉस्ट बच रही थी उस सारे को एक्सपेंस आउट कर देना है। ये इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ ऑब्सोलिसेंस, कि वो फिर वो एक्सपेंस भी यहाँ पे अलाउड होगा एज एक्सपेंस जिस वक्त आप नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे उस बिजनेस के। ओके जी। सो ये क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। ये किसका क्वेश्चन था? सिकंदर का क्वेश्चन था। ओके, डन हो गया जी सिकंदर। मैसेज में बता देना बस जी अगर। सर बहुत। ओके चलें, जबरदस्त। अच्छा जी, चैप्टर 2 में और किसी का, आप में यहाँ बैठे हुए से किसी का कोई सवाल, एनीथिंग यू वांट मी टू री आर्टिकुलेट और रीफ्रेज, तो वो बताएं। चलो जी, एथिक्स। एथिक्स बहुत ही आसान आसान बातें, झूठी बातें जो कभी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, एथिक्स में देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको। ये इस बारी ना थोड़ा सा, ये इसको यार प्लीज ये गैस ना समझना कि अच्छा सर ने गैस दिया है तो ये तो आएगा ही आएगा, और वो नहीं आए तो फिर पेपर से निकल के जो है आप मुझे सुलवाते सुना रहे हो कि यार ये जीप बंदा है, इसको यही नहीं पता कि ये तो आना ही है। आई एम जस्ट टेलिंग कि ये बात चीजें हैं जो एग्जामिनर ने ऐड की हैं इस बारी, तो हो चांस थोड़ा सा ज्यादा होता है कि फॉर एग्जाम्पल विसल ब्लोअर वाला जो कॉन्सेप्ट है, और इसी तरह जो आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स है, ये दो एरियाज को स्पेसिफिकली थोड़ा सा आपने याद रखना है। एथिक्स के केस में क्या था कि हमने 4 एरियाज हैं। एक है लेजिस्लेटर जो कानून बनाएगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स को फिर इम्प्लीमेंट करेगा, थर्ड वन इज प्रैक्टिशनर जो कि हम लोग हैं, और टैक्स पेयर जो जिसने टैक्स अदा करना है, जो बेचारा बकरा है एक्चुअली जिसकी गर्दन कटनी है, हम उसको बताएंगे कैसे कटवानी है। सो ये जो प्रैक्टिशनर के जो एथिक्स हैं ये एक बारी टेस्ट हो चुके हुए हैं। और लिस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर, ऑल्सो डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, कितने नंबर का सवाल है? 3 नंबर। तो 40 से ऊपर वाले मार्क्स वाले लोगों के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। ठीक है। सो ये सिंपल है जी, इसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे। और यूजुअली जो एग्जामिनर के कमेंट्स हैं इस एरिया के ऊपर जो एथिक्स वाला है, वो भी यही है कि आमतौर पे क्या होता है, गुड परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस गुड। सो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे नाराज है भी नहीं
क्योंकि ऐसा कोई चीज मुश्किल है भी नहीं, तो आपको आसानी से यहाँ पे स्कोर करने का मौका मिल जाता है। अच्छा जी, इसमें हम रिवाइज कर लेते हैं जरा एक विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट और दूसरे जो ये जो आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स हैं। सो जो कॉन्सेप्ट है विसल ब्लोअर का वो पहले देख लेते हैं जरा। विसल ब्लोअर बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि ये मुखबर होता है, मुखबर होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही या किसी सिस्टम के अंदर ही, ठीक है। और वो विसल ब्लोअर का काम ये होता है कि वो अलर्ट करे किसी ऐसे बंदे को जो उस बदउनवानी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की भी ताकत रखता हो, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना पिछली दफा पढ़ाते हुए कि दफ्तर में कोई मसला हुआ तो आके अपनी मिसेस को बता रहा है कि आज ना ये काम हो रहा था दफ्तर में गलत, तो कोई फायदा नहीं, उसका इख्तियार कोई नहीं, उसको बताए जो उस वहां पे एक्शन ले सकता है। तो एक तो खास तौर पे विसल ब्लोअर की डेफिनेशन याद करनी है आपने जरूर, कि विसल ब्लोअर मीन्स अ पर्सन हु रिपोर्ट्स कंसीलमेंट और इवेजन ऑफ इनकम। कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब छुपाना, इवेजन का मतलब, इवेजन और अवॉइडेंस पढ़ा मैंने हमने कि झूठ बोल के अपने टैक्स को बचाने को हम बोलते हैं टैक्स इवेजन, राइट। तो कंसील कर लें किसी इनकम को या इवेजन कर लें इनकम टैक्स को, लीडिंग टू डिटेक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, फ्रॉड, करप्शन और मिसकंडक्ट। जिसके बाद फिर आप मतलब उसकी इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आप कोई ऐसा इवेजन फाइंड आउट भी कर लें, मतलब झूठी रिपोर्ट ना हो। विसल ब्लोअर वो बंदा होगा जो ऐसी खबर देगा जो सच्ची होगी, जिसके ऊपर एक्शन होगा, और फिर उसके बाद उस बंदे को जिसने भी वो गलत काम किया था, कंसीलमेंट की थी या इवेजन किया था, उसको पकड़ लिया जाएगा। तो ये विसल ब्लोअर जो है सबूत के साथ बात करेगा। तो ये किसको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा? टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैविंग पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन और एन इनकम टैक्स अथॉरिटी कमिटिंग, इनमें से कोई, यानी कि जिसने ये काम किया हो, कंसीलमेंट या इवेजन ऑफ इनकम टैक्स किया हो, चाहे वो कोई पर्सन आउटसाइडर है या वो कोई पर्सन एफबीआर का मुलाजिम है, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे उसके किसी सीनियर को, जिसके बाद फिर वो टैक्सेस की इवेजन, फ्रॉड, करप्शन, मिसकंडक्ट से साबित भी हो जाए, तो फिर उस बंदे को आप क्या बोलेंगे कि ये बंदा था, ये विसल ब्लोअर था। और विसल ब्लोअर का जो नाम है वो सीगा राज में रखा जाता है, तो कानून में लिखा हुआ है, यानी कि फिर उसको, उस बंदे को डिस्क्लोज नहीं किया जाता ताकि ये ना हो कि उसकी शामत आए बाद। अच्छा, तो ये डेफिनेशन जी खास तौर पे आई वुड सजेस्ट कि आप इसको जरूर याद करें। एथिक्स में आई कैप कोड ऑफ एथिक्स, इसमें ये दो डिफरेंस है, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, ये हमें पता है, सिंपल बात है। जो आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स है ना, सो आई कैप ने ये जो कोड ऑफ एथिक्स यहाँ पे आपके सिलेबस में शामिल किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वो वाला चंक, वो वाला पोर्शन निकाल के शामिल किया आपके सिलेबस में कि जिस वक्त कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन का काम करने लगेगा तो फिर उसको किन एथिक्स को जरूर ध्यान में रखना है। तो आप अगर टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी कोड ऑफ एथिक्स है ना, कोड ऑफ एथिक्स ये आप ऑडिट में आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले बताई जाती है कि थ्रेट, कौन कौन सी थ्रेट्स हैं जो आपको हो सकती हैं। थ्रेट से मुराद ये नहीं है कि फोन करके कोई धमकी दे रहा होगा या रास्ते में रोक के ये कह रहा होगा कि कल के बाद घर से ना निकलना, इस तरह नहीं। थ्रेट से मुराद ये है कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं। थ्रेट्स आर बेसिकली सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से ऑडिटर अपना काम नहीं कर सकेगा। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा तो अपना काम सही नहीं कर सकेगा, ठीक है। सो थ्रेट्स विच में अराइज, किस वजह से? जब आप क्या करेंगे, टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जब आप रिटर्न प्रेपरेशन करेंगे अपने क्लाइंट की, और जब आप टैक्स कैलकुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंट्री। तो तीन एरियाज यहाँ पे बताए हुए हैं कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी तो आपने उसके अंदर एक प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन बनाकर दें। यूजुअली क्लाइंट आपकी मदद ले रहा होता है उसके अंदर, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स एरिया है, उसमें सिर्फ अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं चाहिए होता, टैक्स का भी चाहिए होता है। और आमतौर पे जो मतलब बिजनेसेस हैं उनके पास किसी एक एरिया का ही एक्सपर्ट बैठा होता है, तो वो जरा आपकी हेल्प थोड़ा लेना चाहते हैं। सो ये तीन एरियाज हैं। टैक्स सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो इससे कौन सा थ्रेट क्रिएट होता है? थ्रेट ये क्रिएट होता है, आपके काम को जो थ्रेट होगा वो ये कि एडवोकेसी थ्रेट और सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जब आप ऑडिट करने आएंगे, अब आपने टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड की,
अब आप ऑडिट करने के लिए आए तो फिर क्या होगा, एडवोकेसी थ्रेट, यानी चूंकि आपने खुद ही वो किया होगा तो आप अपने काम को ही एडवोकेट करना चाहेंगे और आप अपनी गलती निकालना नहीं चाहेंगे। और दूसरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट, वो ये है कि वो क्या है, वो मुहावरा है कि दूसरे की आंख का बाल भी नजर आ जाता है और अपनी आंख का शतीर भी नजर नहीं आता। तो इस तरह का एक मुहावरा है ना, कि अपनी गलती आपको नहीं दिखाई देती, दूसरे की फौरन नजर आ जाती। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट बेसिकली है यही कि जिस वक्त अपने ही किए हुए काम को आप ऑडिट करना, रिव्यू करने लगेंगे, तो सेल्फ रिव्यू में ये होता ही है कि अपनी गलती दिखाई नहीं देती। तो इस काम को कैसे, इस थ्रेट को कम करेंगे? सो एथिक्स में बेसिकली बताया हुआ ये है कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो किस किस्म की थ्रेट्स क्रिएट करते हैं और उस थ्रेट को चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कैसे खत्म करना है। ठीक है, सो एथिक्स में बेसिकली ये चीज है। सो फैक्टर्स टू इवेल्युएट लेवल ऑफ थ्रेट, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसके जरिए आप ये अंदाजा लगाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये अंदाजा लगाएगा कि मेरे काम में एडवोकेसी थ्रेट या सेल्फ रिव्यू थ्रेट है या नहीं है। The particular characteristics of the engagement, the level of tax expertise of the client's employees, the system by which tax authorities assess। अब ये वो चीजें हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपना काम कर रहा होगा ऑडिट वाला, तो फिर वो देखेगा कि इस एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसका बिजनेस कितना कॉम्प्लेक्स है। लेवल ऑफ टैक्स एक्सपर्टीज ऑफ क्लाइंट्स एम्प्लॉइज, जो लोग एम्प्लॉइज हैं क्लाइंट के पास अकाउंटिंग और टैक्सेशन के, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, क्योंकि अगर उनकी एक्सपर्टीज लेवल बहुत कम हो तो फिर क्या होता है, सारे का सारा काम वो आपके सिर पे ही डाल देते हैं कि यार ये आप ही बना दें हमें। तो जब जितना ज्यादा काम आपने किया होगा उतना ज्यादा सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट होगा, सेल्फ एडवोकेसी थ्रेट क्रिएट होगा। The system by which the tax authorities assess and administer the tax in question and the role of the firm or network firm in the process। टैक्सेशन अथॉरिटीज किस सिस्टम को फॉलो करती हैं, किस तरीके से वो टैक्स असेसमेंट बनाती हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो मैनुअल है, टैक्सेशन सिस्टम क्या है, रिजीम कौन सी है। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो वो कंसिडर करेगा और इसके बाद वो देखेगा कि मेरा रोल कहीं कुछ इतना ज्यादा तो नहीं हो रहा कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट आनी शुरू हो जाए। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेलिवेंट टैक्स रिजीम एंड द डिग्री ऑफ जजमेंट नेसेसरी इन अप्लाइंग इट। डिग्री ऑफ जजमेंट से मुराद ये कि बाज दफा स्ट्रेट वे नहीं बताया हुआ होता, बल्कि आपको अपनी असेसमेंट और जजमेंट की बेस के ऊपर कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो फिर जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ असेसमेंट होगी, इसका मतलब ये है कि उतना ज्यादा आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन ज्यादा और सेल्फ रिव्यू थ्रेट उतनी ज्यादा आ सकती है। रिटर्न प्रेपरेशन में यूजुअली कोई थ्रेट नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि रिटर्न तो आप बेसिकली डखाने का काम कर रहे होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट देता है रिटर्न में, सिर्फ आपने उसको रिटर्न भरनी नहीं आती, क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन वही दे रहा होता है। सो इन्फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की, आपने सिर्फ रिटर्न भर के देनी होती है। तो इसमें यूजुअली थ्रेट होता कोई नहीं। So assisting client within their reporting obligations by drafting and compiling information including amount of tax due, blah blah blah। So ये कुछ टैक्स अथॉरिटीज के अगेंस्ट प्रेजेंटेशंस वगैरह ये भी इसी में आ जाती हैं। तो इसमें कोई थ्रेट यूजुअली होता नहीं है। कौन सा थ्रेट नहीं होता? आप समझ रहे हो कि बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी, कि जब मैं क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए आऊंगा तो फिर उस वक्त ये थ्रेट्स होंगे। अब अगर रिटर्न फाइल की हुई है तो उससे ऑडिट करने में कोई थ्रेट नहीं, क्योंकि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन थी वही आगे दे दी। इसमें हो सकती है क्योंकि आपने खुद भी कुछ काम किया है और फिर जब ऑडिट करने आएंगे तो उसी काम को ऑडिट करेंगे। टैक्स कैलकुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज, बिल्कुल इसमें थ्रेट्स हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? ऑल ऑडिट क्लाइंट्स, अगेन वही है, एडवोकेसी थ्रेट और सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ऑडिट क्लाइंट्स दैट आर नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज वो होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज वो होते हैं कि जो कि जनरल पब्लिक को सर्विस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आईएसको है, तो आईएसको का एक तो स्टेक होल्डर बहुत बड़ा उसका शेयर होल्डर है कि जिसने उसका शेयर खरीदा हुआ है, और दूसरा बहुत बड़े स्टेक होल्डर वो जनरल पब्लिक भी है जो कि उसकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज वो होती हैं कि जो इसकी कॉर्पोरेट लॉ में बकायदा एक डेफिनेशन है। अभी हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, हम सिर्फ ये मफहूम समझने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिस वक्त लोगों का इंटरेस्ट उसमें पब्लिक के किसी काम को वो सर्व करें तो फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो जाती है। अच्छा जी, सो आपके अगर काम में ये वाले थ्रेट्स आ रहे हैं, एडवोकेसी और सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के केस में दैट आर नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, उनके केस में क्या होगा? यूजिंग प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स,
उनसे वो काम करवाएं जो ऑडिट टीम में ना हो, हैविंग एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर, और अच्छी फर्म्स में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग से होते हैं, तो वो ताकि काम अच्छी तरीके से रिव्यू हो जाए. Audit clients that are public interest entities. A firm or network firm shall not prepare tax calculation of current and deferred tax liabilities if it is material. तो यहाँ पे दो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, एक कौन सा, डेफर्ड टैक्स, और दूसरा मटेरियल. किस वक्त वो चीज मटेरियल होगी और किस वक्त इमटेरियल होगी, ऑडिटिंग का बकायदा एक स्टैंडर्ड है इसके ऊपर, आप ऑडिटिंग में पढ़ेंगे कि किस वक्त कोई इंफॉर्मेशन मेरे लिए मटेरियल है और किस वक्त नहीं है. सिंपल बात यह है इसके अंदर कि कोई भी इंफॉर्मेशन उस वक्त मटेरियल होती है जब उसका डिस्क्लोजर या नॉन डिस्क्लोजर यूजर की डिसीजन मेकिंग को चेंज कर दे. ठीक है, तो उसको ऑडिट की जुबान में बोलते हैं कि ये मटेरियल इंफॉर्मेशन. और जो डेफर्ड टैक्सेशन है, डेफर्ड टैक्सेशन बेसिकली क्या है कि इसके ऊपर अकाउंटिंग का एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पूरा मौजूद है. तो डेफर्ड टैक्सेशन ये होती है कि आपके अकाउंटिंग की जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है और जो टैक्स की प्रॉफिट कैलकुलेशन है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि टेम्पररी होते हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं. ठीक है, तो जो टेम्पररी डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ताकि वो टैक्स का इम्पैक्ट अकाउंटिंग में इंकॉर्पोरेट किया जा सके जो उस अकाउंटिंग के प्रॉफिट्स के डिफरेंस की वजह से. फॉर एग्जांपल जैसे डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है आपके अकाउंटिंग में और टैक्स लॉ में, वो टेम्पररी डिफरेंस है क्योंकि कॉस्ट वही है दोनों के अंदर. तो डेप्रिसिएशन में सिर्फ एक में अगर रिटर्न डाउन वैल्यू है, दूसरे में स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 3 या 4 या 5 सालों में पूरा एक्सपेंस तो एक बराबर हो जाएगा, लेकिन ईयर्स में फिगर का डिफरेंस आएगा. और बाद केसेस के अंदर वो परमानेंट डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल प्रोविजंस के केस में, जैसे अगर आपने प्रोविजन बनाई फॉर बैड डेट्स, तो ये अब टैक्स लॉ में तो ये ना आज एक्सपेंस है ना ये क़यामत तक एक्सपेंस होगा, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो अकाउंटिंग के अंदर एक्सपेंस है, तो ये परमानेंट डिफरेंस होता है बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल इनकम. सो उस जो टेम्पररी डिफरेंसेस है उसकी वजह से डेफर्ड टैक्सेशन कैलकुलेट की जाती है. ओके, सो ये एथिक्स के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया दो हो सकते हैं, एक तो एरिया कह रहा हूँ एरियाज, विसल ब्लोअर और दूसरा आई कैप कोड ऑफ एथिक्स. बाकी भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है. ठीक है, करना सब कुछ तैयार है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, लेकिन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको जरा खासतौर पर इंपॉर्टेंस दे लें. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स लॉज, इसके ऊपर एक सवाल आया हुआ है आसान सा. स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. ये आपकी अटेम्प्ट है ऑटम 2021. तो ऑटम 2021 का ये सवाल है जी. और अगेन एज यूजुअल एग्जामिनर यहाँ पे भी स्टूडेंट से खुश है कि जी गुड परफॉर्मेंस दी हुई है. ठीक हो गई. सो दीज आर फर्स्ट 3 चैप्टर्स. जरा मैं ऑनलाइन में देख लूँ कोई सवाल किसी का तो नहीं आया पड़ा, नहीं है. ठीक है, सो इसके रेलेवेंट वीडियोस जो है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेंगे. और कोई सवाल हो तो फिर व्हाट्सएप में तो अवेलेबल है ही. व्हाट्सएप में ना पूछना हो तो उधर कमेंट्स, वीडियो के कमेंट्स में पूछ लेंगे आप. ठीक है, डन हो गया. थैंक यू वेरी मच.